अध्याय 2 भारतीय संविधान में अधिकार। परिचय। संविधान हमें केवल सरकार के विभिन्न अंगों की संरचना और उसके पारस्परिक अंतर संबंधों के बारे में ही नहीं बताता। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा, संविधान वो दस्तावेज है जो सरकार की शक्तियों पर अंकुश रखकर एक ऐसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करता है जिसमें सभी व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। इस अध्याय में हम भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का अध्ययन करेंगे। संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। उसमें प्रत्येक मौलिक अधिकार के प्रयोग की सीमा का भी उल्लेख है। बीते 50 वर्षों में अधिकारों का स्वरूप परिवर्तित भी हुआ है और कुछ विस्तृत भी। इस अध्याय में आपको निम्न बातों का ज्ञान होगा। भारतीय संविधान कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान करता है, उन अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया जाता है, उन अधिकारों की व्याख्या और सुरक्षा करने में न्यायपालिका की क्या भूमिका रही है और मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। अधिकारों का महत्व। 1982 के एशियाई खेलों से पहले निर्माण कार्य के लिए सरकार ने कुछ ठेकेदारों की सेवाएं ली। अनेक फ्लाईओवरों और स्टेडियमों का निर्माण करना था और इसके लिए ठेकेदारों ने देश के विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में गरीब मिस्त्री और मजदूरों की भर्ती की। लेकिन मजदूरों से कामकाज की दयनीय दशा में काम लिया गया। उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी दी गई। समाज वैज्ञानिकों की एक टीम ने उनकी स्थिति का अध्ययन कर सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। उन्होंने दलील दी कि तय की गई न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना बेगार या बंधुआ मजदूरी जैसा है और नागरिकों को प्राप्त शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार कर लिया और सरकार को निर्देश दिया कि वो इन हजारों मजदूरों को उनके काम के लिए तयशुदा मजदूरी दिलाए। मचल लालुंग को जब गिरफ्तार किया गया था तब वो 23 वर्ष का था। लालुंग असम के मणिगांव जिले के चुबुरी गांव का रहने वाला था। उस पर आरोप था कि उसने किसी को गंभीर चोट पहुंचाई। मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसे मानसिक रूप से काफी अस्वस्थ पाया गया और चिकित्सा के लिए तेजपुर के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अस्पताल में एक कैदी के रूप में भर्ती करा दिया गया। वहां उसका सफलतापूर्वक इलाज किया गया। डॉक्टरों ने जेल अधिकारियों को 2 बार चिट्ठी भेजी कि लालुंग स्वस्थ हैं और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। लालुंग न्यायिक हिरासत में बना रहा। मचल लालुंग को जुलाई 2005 में जेल से छोड़ा गया। उस समय वो 77 वर्ष का हो चुका था। इस प्रकार वो 54 वर्ष तक हिरासत में रहा और इस दौरान उसके मुकदमे की एक बार भी सुनवाई नहीं हुई। जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा नियुक्त एक टीम ने राज्य में बंदियों का निरीक्षण किया, तब जाकर लालुंग को स्वतंत्र होने का अवसर मिला। मचल का पूरा जीवन ही व्यर्थ बीत गया क्योंकि उसके मुकदमे की सुनवाई नहीं हो सकी। हमारा संविधान सभी नागरिकों को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसका अर्थ है कि हर नागरिक को अपने मुकदमे की निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई का अधिकार है। मचल लालुंग का मामला उस स्थिति का संकेत करता है जब संविधान द्वारा दिए गए अधिकार व्यवहार में प्राप्त नहीं होते। इसी प्रकार पहले उदाहरण में भी संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन दिखाई देता है, लेकिन उसे न्यायालय में चुनौती दी गई। इससे मजदूरों को उचित मजदूरी मिली जिसके वो हकदार थे। शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार के कारण उन मजदूरों को न्याय मिल सका। अधिकारों का घोषणा पत्र। उपर्युक्त दोनों उदाहरणों से अधिकारों और उन्हें लागू किए जाने का महत्व पता चलता है। इसलिए अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। प्रजातंत्र में ये सुनिश्चित होना चाहिए कि व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं जिन्हें सरकार सदैव मान्यता देगी। संविधान द्वारा प्रदान किए गए और संरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। अतः अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है और उसका उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुनिश्चित करता है। संविधान नागरिकों के अधिकारों को किससे संरक्षित करता है? नागरिक के अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति या निजी संगठन से खतरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता होती है। ये जरूरी है कि सरकार व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हो। इसके अतिरिक्त सरकार के विभिन्न अंग, विधायिका, कार्यपालिका, नौकरशाही या न्यायपालिका अपने कार्यों के संपादन में व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर सकते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार।
स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने इन अधिकारों का महत्व समझा था और मांग की थी कि अंग्रेज शासकों द्वारा जनता के अधिकारों का आदर करना चाहिए। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। अतः ये स्वाभाविक था कि स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने, उन्हें सुरक्षित करने पर भी सभी की राय एक थी। संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया जिन्हें सुरक्षा देनी थी और उन्हें मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गई। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मौलिक अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसलिए उन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया है और उनके सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। वे इतने महत्वपूर्ण हैं कि संविधान स्वयं ये सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उनका उल्लंघन न कर सके। मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न हैं। जहां साधारण कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देने और लागू करने के लिए साधारण कानूनों का सहारा लिया जाता है, वहीं मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। सामान्य अधिकारों को संसद कानून बनाकर परिवर्तित कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। इसके अलावा सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता। इस अध्याय में हम आगे पढ़ेंगे कि सरकार के कार्यों से मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने की शक्ति और इसका उत्तरदायित्व न्यायपालिका के पास है। विधायिका या कार्यपालिका के किसी कार्य या निर्णय से यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उन पर अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता है तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। लेकिन मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित अधिकार नहीं है। सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। समता का अधिकार। निम्न दो स्थितियों पर विचार करें। ये काल्पनिक स्थितियां हैं, पर ऐसी बातें होती रहती हैं और आगे भी हो सकती हैं। क्या आपको इनमें मौलिक अधिकारों का उल्लंघन दिखाई देता है? स्वदेश कुमार अपने गांव गया। उसके साथ उसका दोस्त भी था। गांव के एक होटल में उन्हें चाय पीने की इच्छा हुई। दुकानदार स्वदेश कुमार को जानता था, पर उसके मित्र की जाति जानने के लिए उसने उसका नाम पूछा। उसके बाद दुकानदार ने स्वदेश कुमार को तो एक सुंदर कप में चाय दी, लेकिन उसके दोस्त को कुल्हड़ में चाय दी, क्योंकि वो दलित था। टेलीविजन के एक चैनल में समाचार पढ़ने वाले कुल 10 सदस्यों में से केवल 4 को ये आदेश दिया गया कि आगे से वे समाचार न पढ़ें। वे सभी महिलाएं थीं। इसका कारण ये बताया गया कि वे सभी 45 वर्ष की उम्र को पार कर चुकी हैं, लेकिन इस अवस्था को पार कर चुके 2 पुरुषों पर यह प्रतिबंध नहीं लगाया गया। ये भेदभाव के स्पष्ट उदाहरण हैं। एक में जाति व दूसरे में लिंग के आधार पर भेदभाव किया गया। आपकी राय में क्या ऐसा भेदभाव उचित है? समता का अधिकार ऐसे और अन्य प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास करता है। ये सार्वजनिक स्थलों जैसे कि दुकान, होटल, मनोरंजन स्थल, कुआं, स्नान घाट और पूजा स्थलों में समानता के आधार पर प्रवेश देता है। केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर भी प्रवेश में कोई भेदभाव नहीं हो सकता। ये उपर्युक्त आधारों पर लोक सेवाओं में भी कोई भेदभाव वर्जित करता है। ये अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले हमारे समाज में समानता के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाता था। छुआछूत की प्रथा असमानता का सबसे भद्दा रूप है। समता के अधिकार के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। उसी अधिकार के अंतर्गत ये भी व्यवस्था की गई है कि केवल उन लोगों को छोड़कर जिन्होंने सेना या शिक्षा के क्षेत्र में गौरवपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है, राज्य किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। इस प्रकार समता का अधिकार भारत को एक सच्चे लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है, जिसमें सभी नागरिकों को समान प्रतिष्ठा व गरिमा प्राप्त हो सके। क्या आपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है? अनुच्छेद 16(4). इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। क्या आपने अपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है? ये समानता के बारे में 2 बातों का उल्लेख है। प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। अवसर की समानता का अर्थ है कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिले, लेकिन जब समाज में अनेक सामाजिक विषमताएं व्याप्त हों तो वहां समान अवसर का क्या मतलब हो सकता है? संविधान स्पष्ट करता है कि सरकार बच्चों, महिलाओं तथा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की बेहतरी के लिए विशेष योजनाएं तथा निर्णय लागू कर सकती है। आपने नौकरियों और स्कूलों में प्रवेश के लिए आरक्षण के बारे में अवश्य सुना होगा। आपको संभवतः आश्चर्य भी हुआ होगा कि समाज
समानता के सिद्धांत का पालन करने के बावजूद यहां आरक्षण क्यों है? वास्तव में संविधान का अनुच्छेद 16(4) साफ साफ कहता है कि आरक्षण जैसी नीति को समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता। यदि आप संविधान की भावना देखें तो आप पाएंगे कि अवसर की समानता के अधिकार को पूरा करने के लिए ये जरूरी है। स्वतंत्रता का अधिकार। किसी भी लोकतंत्र में समता और स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण अधिकार हैं। इनमें से एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। स्वतंत्रता का अर्थ है चिंतन, अभिव्यक्ति और कार्य करने की स्वतंत्रता। लेकिन स्वतंत्रता का ये अर्थ नहीं है कि हम जैसा चाहें वैसा करने लगे। यदि ऐसा करने की इजाजत दे दी जाए तो बहुत सारे लोग अपनी स्वतंत्रता का आनंद उठाने से वंचित हो जाएंगे। अतः स्वतंत्रता को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि बिना किसी अन्य की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाए और बिना कानून व्यवस्था को ठेस पहुंचाए प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सके। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। किसी भी नागरिक को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ ये है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गिरफ्तार किए जाने पर उस व्यक्ति को अपने पसंदीदा वकील के माध्यम से अपना बचाव करने का अधिकार है। इसके अलावा पुलिस के लिए ये आवश्यक है कि वो अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। मजिस्ट्रेट ही इस बात का निर्णय करेगा कि गिरफ्तारी उचित है या नहीं। इस अधिकार द्वारा किसी व्यक्ति के जीवन को मनमाने ढंग से समाप्त करने के विरुद्ध ही गारंटी नहीं मिलती, बल्कि इसका दायरा और भी व्यापक है। सर्वोच्च न्यायालय के पिछले अनेक निर्णयों द्वारा इस अधिकार का दायरा बढ़ा है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार इसमें शोषण से मुक्त और मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन जीने का अधिकार अंतर्निहित है। न्यायालय ने माना कि जीवन के अधिकार का अर्थ है कि व्यक्ति को आश्रय और आजीविका का भी अधिकार हो, क्योंकि इसके बिना कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। निवारक नजरबंदी। सामान्यतः किसी व्यक्ति को अपराध करने पर गिरफ्तार किया जाता है, पर इसके अपवाद भी हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति को इस आशंका पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है कि वो कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है, और फिर उसे वर्णित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही कुछ समय के लिए जेल भेजा जा सकता है। इसे ही निवारक नजरबंदी कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि किसी सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति देश की कानून व्यवस्था या शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है तो वो उसे बंदी बना सकती है। लेकिन निवारक नजरबंदी अधिकतम 3 महीने के लिए ही हो सकती है। 3 महीने के बाद ऐसे मामले समीक्षा के लिए एक सलाहकार बोर्ड के समक्ष लाए जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से निवारक नजरबंदी सरकार के हाथ में असामाजिक तत्वों और राष्ट्रविद्रोही तत्वों से निपटने का एक हथियार है, लेकिन सरकार ने प्रायः इसका दुरुपयोग किया है। अनेक लोग ये मानते हैं कि इस कानून में कुछ ऐसे सुरक्षात्मक उपाय किए जाने चाहिए जिससे सामान्य नागरिकों के विरुद्ध अन्य किसी कारण से इसका दुरुपयोग रोका जा सके। वास्तव में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों तथा निवारक नजरबंदी के प्रावधानों में परस्पर विरोधाभास है। अन्य स्वतंत्रताएं। आप देख सकते हैं कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कुछ और अधिकार भी हैं, पर इनमें से कोई भी अधिकार निरंकुश नहीं है। इनमें से प्रत्येक के प्रयोग पर सरकार कुछ प्रतिबंध लगा सकती है। उदाहरण के लिए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कानून व्यवस्था, शांति और नैतिकता के आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता का प्रयोग करने पर यह शर्त है कि वो शांतिपूर्ण तथा बिना हथियारों के हो। सरकार किसी क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक लोगों की सभा पर प्रतिबंध लगा सकती है। प्रशासन इस शक्ति का आसानी से दुरुपयोग कर सकता है। वो सरकार के किसी कार्य या नीति के विरुद्ध जनता को न्यायोचित विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति देने से मना कर सकता है। लेकिन जनता अपने अधिकारों के प्रति सजग और सतर्क हो और प्रशासन के ऐसे कार्यों का विरोध करे तो इसके दुरुपयोग की संभावना कम हो जाती है। संविधान सभा में भी कुछ सदस्यों ने अधिकारों को प्रतिबंधित करने पर अपना असंतोष जताया था। आरोपी या अभियुक्त के अधिकार। हमारा संविधान इसका भी प्रावधान करता है कि उन लोगों को भी पर्याप्त सुरक्षा मिले जिन पर विभिन्न अपराधों के आरोप हों। हम प्रायः ऐसा विश्वास कर लेते हैं कि जिस पर भी किसी अपराध का आरोप लगता है वो दोषी है, लेकिन जब तक न्यायालय किसी व्यक्ति को किसी अपराध का दोषी नहीं ठहराता तब तक उसे दोषी नहीं माना जा सकता। ये भी जरूरी है कि किसी अपराध के आरोपी को स्वयं को बचाने का समुचित अवसर मिलना चाहिए। न्यायालय में निष्पक्ष मुकदमे के लिए संविधान 3 अधिकारों की व्यवस्था करता है।
पहला, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज्यादा सजा नहीं मिलेगी। दूसरा, कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं कर सकेगा। तीसरा, किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जा सकेगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अपने देश में करोड़ों लोग गरीब, दलित, शोषित और वंचित हैं, या लोगों के द्वारा उनका शोषण हो सकता है। ऐसे शोषण को हम अपने देश में बेगार या बंधुआ मजदूरी के रूप में जानते हैं। इसी प्रकार के एक शोषण में लोगों को दास के रूप में खरीदा और बेचा जाता था। इन दोनों प्रकार के शोषणों पर संविधान प्रतिबंध लगाता है। पुराने समय में जमींदारों, सूदखोरों और अन्य धनी लोग बंधुआ मजदूरी करवाते थे। देश में अभी भी खासतौर से भट्टे के काम में बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है। अब इसे अपराध घोषित कर दिया गया है और अब वह कानून द्वारा दंडनीय है। संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने, खादान या अन्य किसी खतरनाक काम में नियोजित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार बाल श्रम को अवैध बनाकर और शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बनाकर शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार को और अर्थपूर्ण बनाया गया है।